नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब पे। यह सीटेट के शिक्षण का तीसरा क्लास है और आज के क्लास में हम देखेंगे प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम के उद्देश्य और क्षेत्र क्या है। तो इसको आज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला टॉपिक आपको दिख रहा है कि आखिर में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन क्यों किया जाता है। तो बेसिक तौर पर कई लोगों को यह भी आश्चर्य होता है कि पर्यावरण अध्ययन जैसा विषय प्राथमिक स्तर पर क्यों शुरू किया गया। विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों के स्थान पर पर्यावरण अध्ययन, जो कि एक टफ सब्जेक्ट होता है, फिर भी इसको क्यों शुरू किया गया। तो इसके बारे में आता है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन एक एकीकृत विषय है। ठीक है, तो एकीकृत के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि एनसीएफ 2000 ने एकीकृत स्वरूप को अपनाया था। और एकीकृत में आता है क्या, जैसे विज्ञान में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जैविक मतलब कि जीव विज्ञान। और साथ ही साथ अगर सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और समाज शास्त्र को एकीकृत रूप से सम्मिलित किया जाता है। तो इन सभी को मिलकर क्या बनता है, आपका पर्यावरण बनता है। ठीक है, पर्यावरण बनता है इन सभी को मिलाकर। तथा पर्यावरण बचाव एवं सुरक्षा की पूरी जानकारी एवं समाज सम्मिलित किया, तो इसमें समाज को भी सम्मिलित किया गया। तो अर्थात अब पहले जहाँ पे केवल सामाजिक विज्ञान और विज्ञान को अलग अलग रूप से पढ़ाए जाने की बातें की जाती थी, एनसीएफ 2000 ने कहा कि नहीं, इन सभी चीज़ों को एक ही स्वरूप में मिलाकर पर्यावरण अध्ययन को एक एकीकृत स्वरूप में पढ़ाया जाएगा, जिसमें विज्ञान की तीनों शाखाएं, सामाजिक अध्ययन की सभी शाखाएं, साथ ही साथ पर्यावरण बचाव एवं सुरक्षा की पूरी जानकारी और समाज को भी इसमें सम्मिलित किया गया। और इस तरह से एकीकृत स्वरूप हो जाता है आपके पर्यावरण का। इसका मतलब उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य बच्चों में उस पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं कि संपूर्ण एकीकृत समाज का विकास करना। जैसे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें रह रही हैं, वह सजीव हो, निर्जीव हो, जैविक हो, अजैविक हो, पेड़ पशु जो भी हैं, वो हमसे अलग नहीं है, हमसे ही वो हैं या हम उनसे हम हैं। तो इस प्रकार की भावना विकसित करने के लिए एकीकृत स्वरूप को अपनाया गया। अब आगे की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन क्यों है, इसके बारे में अगर कुछ विद्वानों के मत की बात की जाए तो जैसे कुछ विद्वान दार्शनिक जैसे कि पेस्टोलॉजी, जॉन डीवी, मारिया मॉन्टेसरी, रुडोल्फ स्टीनर, जे कृष्णमूर्ति और श्री अरविंद और औरों का मानना है कि बच्चों में एक संपूर्ण व्यक्ति का उसके व्यक्तित्व के नैतिक, भावनात्मक, शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक बच्चों का विकास करना है। मुख्य तौर पर उन्हें संपूर्ण शिक्षा की कल्पना की उन्होंने, जो लोग हैं, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि एक ही बार में संपूर्ण शिक्षा की बच्चों को दिया जाए, क्योंकि बच्चे समग्रता से संपूर्ण जानकारियों को शुरुआती दौर में सीखते हैं। एक ही बार में उन्हें अगर खंड खंड करके सिखाया जाएगा तो चीज़ों को नहीं सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने संपूर्ण शिक्षा की कल्पना की। और संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों में जो बनने की क्षमता है उन्हें वह बनने में सहायता करना है। अब जैसे कि शुरुआती दौर में क्या होता है कि बेसिक तौर पर विद्यार्थी जो भी चीज़ देखते हैं, ठीक है, वो बनने की इच्छा अपनी रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो इच्छाएं शुरुआती दौर में होती है वो क्या होती है, क्षणिक होती हैं। तो हम इनको संपूर्ण रूप से शिक्षा देंगे और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, और इनमें जो बनने की इच्छा होगी उनकी दिशा में आगे की ओर क्या हो जाएंगे, अग्रसर हो जाएंगे। तो इसी के बारे में यहाँ पे ये चीज़ कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन क्यों होना चाहिए। और अपने जो विद्वान भी हैं उन लोगों ने भी अपने कुछ इस प्रकार के मत दिए। आगे की बात करें तो अब यहाँ पे एनसीएफ 2005 के संदर्भ में पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण अधिगम के उद्देश्य क्या है। तो एनसीएफ 2005 पर्यावरण शिक्षण के अधिगम के उद्देश्य के रूप में क्या कहता है। तो यहाँ पर आपको एक जानकारी मैं बता दूं कि आपको मैंने बताया था कि हमारे यहाँ जो ये तीसरी, ठीक है, एनईपी जो है वह तीसरी है। पहली कब आई थी तो मैंने आपको बताया था कि वर्ष 1968 में आया था। फिर दूसरी जो आई थी 1986 में आई थी और तीसरी जो है वह 2020 में आई थी। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि वर्ष 1986 में जो एनईपी आया था या 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा प्रोग्राम या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, उसमें ये चीज़ का मतलब कि इस बात पे जोर दिया गया था कि बच्चे से शुरुआत कर सभी आयु वर्ग के लोगों में पर्यावरण संबंधी चेतनाओं का विकास करना आवश्यक है। ठीक है, आपने देखा होगा कि यह समय बहुत ही, ठीक है, बहुत ही पर्यावरण के संदर्भ में कई सारी चीज़ें इसी समय लाई गई थी। जैसे इसी के इर्द गिर्द, इसी के आसपास 1972 में, ठीक है,
वन्य जीव संरक्षण अभियान चलाया गया। फिर इसी के आसपास 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। उसके बाद आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आता है। ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो समय था पर्यावरण के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। और 1986 में ये चीज़ कह दिया गया कि शुरुआती मतलब कि बच्चा जब से पढ़ने जा रहा है तब से लेके हर एक आयु वर्ग के लोगों को पर्यावरण अध्ययन के बारे में, ठीक है, और वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो 2005 में आपका एनसीएफ आता है, नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क जो आया था एनसीएफ, ये क्या कहता है इसके बारे में देखते हैं। तो इसने क्या कहा था कि बच्चों का उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति से परिचय करवाना। मतलब कि ये जो वास्तविक संसार में जैसे कि हम आसपास में रह रहे हैं तो हमारे लिए जल क्यों इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, साथ ही साथ आसपास पाए जाने वाले पशु पक्षी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सांस्कृतिक परिवेश का मतलब ये था कि जैसे मैंने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि हम जैसे जैसे क्षेत्रों में रहते हैं वैसे वैसे क्षेत्रों का हमारा रहन सहन, खान पान और कल्चर हो जाता है। तो इससे हम क्या किसको जान पाते हैं, जलवायु को, ठीक है, जहाँ की जैसी जलवायु रहती है उस प्रकार से हमारा रहन सहन खान पान हो जाता है। तो उनके, ठीक है, सांसारिक, प्राकृतिक एवं सामाजिक और सांस्कृतिक पर्यावरण से परिचित कराना था। अगले की अगर बात करें तो अगला जो कहता है वो कह रहा था कि उन्हें पर्यावरण से संबंधित समस्याओं एवं मुद्दों पर विश्लेषण एवं उनका मूल्यांकन करके उनको समझाने योग्य बनाना। तो अब यहाँ पे पर्यावरण संबंधी समस्याएं क्या है, जैसे वर्तमान समय में सबसे बड़ी जो समस्या है वो आपका जल है, दूसरा क्या है आपका वायु प्रदूषण है, ठीक है। तो ये मुद्दे आ क्यों रहे हैं, ठीक है, इनके बारे में समान रूप से जानकारी देना, उनका विश्लेषण करना और उनका मूल्यांकन करना और साथ ही साथ उन्हें समझाने योग्य बनाना कि उनके सामने अगर कोई इस प्रकार की हरकतें कर रहा है तो उन्हें वह रोकने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तो ये था। आगे की अगर बात करें तो अगले में लिखा गया था कि पर्यावरण से संबंधित विषयों को समझने में उनकी सहायता करना। अर्थात पर्यावरण से संबंधित जो विषय हैं जैसे कि नदी का प्रदूषण कैसे हो रहा है, ठीक है, वायु का प्रदूषण कैसे हो रहा है, जब तक वो उनको समझेंगे नहीं तब तक वो उन्हें रोकेंगे नहीं, ठीक है, वाहन हमारे लिए कैसे प्रदूषण फैला रहे हैं, तो इनके संबंधी विषयों में समझने में उनकी सहायता करना। आगे की करके कि पर्यावरण के प्रति अनुकूल मनोवृत्ति तथा मूल्यों को प्रोत्साहित एवं पोषण करना। तो अनुकूल की मतलब पर्यावरण के प्रति उनकी सकारात्मक भाव, ठीक है, और वह बेसिक तौर पे उस प्रकार की प्रक्रिया ना करें जिससे कि हमारा पर्यावरण दूषित हो, और साथ ही साथ सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना जैसे कि वृक्षारोपण करना, ठीक है, कि उनको इस प्रकार से हम सिखाएं कि वह क्या करें, वृक्षारोपण कर सकें। साथ ही साथ वह जल को कम से कम बर्बाद करें, जल को कम से कम बर्बाद करें। तो इस प्रकार की जो सकारात्मक क्रियाएं हैं उनको बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें एनसीएफ 2005 में कही गई थी। अब आगे की अगर बात करें तो एनसीएफ 2005 में मतलब यहाँ पे है कि एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण अधिगम का क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षण अधिगम के क्षेत्र के बारे में बेसिक तौर पे कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य है जैसा कि एनसीएफ 2005 में लिखा गया है। अब देखते हैं लिखा क्या गया है कि बच्चों का उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों जिनमें वे रहते हैं से सामना करवाया जाए ताकि वे इसका विवेचन एवं मूल्यांकन कर सकें तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं और मुद्दों के प्रति अपनी समझ बना सकें, यहाँ पे समझ होगा, तो अपनी समझ बना सके। जहाँ तक संभव हो पर्यावरण से संबंधी उनकी समझ बड़े पर्याप्त जुड़ी सकारात्मक क्रियाकलाप कर सकें ताकि सतत विकास की ओर अग्रसर हो। तो ओवरऑल ये कहा गया था कि बच्चे पर्यावरण के मतलब जो भी है, जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको इस प्रकार से हम पर्यावरण के बारे में समझाएं, इस तरह से समझाएं कि वह अपनी खुद की समझ बना सकें, अपना खुद का स्टेटमेंट दे सकें और साथ ही साथ वह किस प्रकार से इस प्रदूषण को या इस प्रकार के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे, ठीक है, हम निपट सकें, इनके बारे में वो अपनी खुद की राय दे सकें, ये कहा गया था। अब आगे की अगर बात करें तो एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में कि इनमें बेसिक तौर पे 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया गया। एनसीएफ 2005 जो है, ठीक है, इसमें पर्यावरण अध्ययन के जो अधिगम के क्षेत्र थे इनमें बेसिक तौर पे 3 नियम, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर सकते हो, कई बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। तो इसमें क्या था कि पर्यावरण के बारे में सीखना, पहला क्या था पर्यावरण के बारे में, दूसरा क्या था कि पर्यावरण के माध्यम से सीखना, और तीसरा क्या था आपका पर्यावरण के लिए सीखना। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट या एनसीएफ 2005 ने किन 3 व्यापक नियमों के अनुसार, ठीक है, अपने रूपरेखा को बनाया था। तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, इस पे बेसिक तौर पे यह बल दिया था। अब यहाँ पे आगे की अगर बात करें तो आगे ये बेसिक तौर पे कहा गया है कि
इसमें अगर एनसीएफ 2005 में कहा जाए तो एनसीएफ 2005 से पहले, ठीक है, एनसीएफ 2005 से पहले जो आपका एनसीएफ आया था उसमें बेसिक तौर पे क्या कहा जाता था कि पर्यावरण अध्ययन के प्रति यह अवलोकन की जाती थी कि यह अन्य विषयों की कक्षाओं से अधिक अलग नहीं थे, एक प्रकार से एक तरफी प्रक्रिया थी। बेसिक तौर पे इसकी जो तुलना थी उसे मग तथा जग मॉडल से की जाती थी, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की क्लास को मग तथा जग मॉडल से किया जाता था। मग तथा जग मॉडल, मग तथा जग मॉडल क्या था, तो इसमें कहा जाता था कि विद्यार्थी जो है वह क्या है कि विद्यार्थी जो है वह एक जग के समान है और उसमें मग रूपी टीचर से इसमें केवल क्या किया है, ज्ञान भरा है। मतलब कि विद्यार्थी एक समान रूप से यहाँ पे बैठा हुआ है और शिक्षक जो है, ठीक है, वह क्या कर रहा है कि बयान दे रहा है, इस तरह से बढ़ता जा रहा है और इनको कोई चीज़ समझ में आए ना आए, ठीक है, यह अपना क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसी को मग तथा जग मॉडल कहते हैं। फिर से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि मग तथा जग मॉडल के बारे में कहा जाता था कि जिसमें बच्चे मग के समान होते थे तथा जग रूपी शिक्षक सूचनाएं उसमें डालता था और बच्चों को छानबीन क्रियाकलाप में नहीं लगाता था, जिससे प्रेक्षण करके तथा अपने अनुभवों के साथ जोड़कर या प्रयोग में लगकर वह चीज़ों को समझ नहीं सकता, तो वह चुपचाप एक क्लास में बैठा हुआ है। लेकिन एनसीएफ 2005 में, ठीक है, यहाँ पे करके सीखने वाली प्रणाली को जोड़ा गया। तो मतलब एनसीएफ 2005 से पहले इसकी तुलना किससे की जाती थी, पर्यावरण अध्ययन में तो मग तथा जग से तुलना की जाती थी। लेकिन एनसीएफ 2005 में एक मूल स्टेटमेंट क्या किया गया कि करके सीखना को जोड़ा गया, ठीक है, करके सीखना को जोड़ा गया। अब यहाँ पे कि प्राथमिक स्तर पे जो शिक्षा का मुख्य उद्देश्यों में से है, तो इसमें उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे कि बच्चों में पर्यावरण के प्रति जिज्ञासा एवं जागरूकता का विकास करना। दूसरा आपका आता है कि पर्यावरण मनुष्य तथा पुरानी परंपराओं तथा सांस्कृतिक रिवाजों सहित संबंधित ज्ञान तथा समाज का विकास करना। अगला कहता है कि आदतों, मूल्यों, अभिवृत्तियों और भावनाओं का विकास करना तथा गुणवत्ता पूर्ण पर्यावरण बनाए रखना तथा उसकी गुणवत्ता बढ़ाना। और साथ ही साथ पर्यावरण संबंधी समस्याओं को सुलझाने के कौशल का विकास करना तथा पर्यावरण संबंधी एक ज्ञानप्रद शिक्षक को पैदा करना और तथा मतलब ज्ञानप्रद विद्यार्थी को पैदा करना, जिसमें कि शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। यहाँ पे बच्चों के वातावरण को छानबीन करके उन्हें अनुभव करके और अनुभव को समझने तथा अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करने और पर्यावरण में भौतिक एवं मानवीय प्रक्रिया को समझने में सहायता करना था। तो दोस्तों ये रहा आपका कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के अधिगम के उद्देश्य क्या हो सकते हैं और एनसीएफ 2005 ने इसके बारे में क्या व्याख्या करी थी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह टॉपिक पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।